कोठी में एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। बच्चों को घर से निकालकर रुक्मणी देवी और राकेश जी खामोश से बैठे थे। किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे दर-बदर की ठोकरें खाएं और गरीबी में पले, मगर ना जाने क्यों उनके बच्चों को माँ बाप से क्या बैर था। राकेश जी ने गहरी सांस ली। मेरी दवाइयाँ मुझे दे दो, अब मुझे जल्दी ठीक होना है, वरना कारोबार में बहुत नुकसान होगा। राकेश जी की बात पर रुक्मणी देवी उठी और खामोशी से उनकी दवाइयाँ लाकर उनके हाथ पर रख दी। उन्हें राकेश जी का ये निर्णय बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो खामोशी से कमरे से बाहर चली गईं। दिन बीता और शाम आ गई। धीरे धीरे एक सप्ताह गुजर गया। रुक्मणी देवी के घर दोबारा कोई ना आया। राकेश जी भी तेजी के साथ स्वस्थ हो रहे थे। उनके दोस्त ने उनकी कंपनी का सारा काम संभाल रखा था, लेकिन उनका वहाँ रहना भी तो जरूरी ही था। आखिर सप्ताह बाद उनकी इतनी सेहत ठीक हो गई कि वो दोबारा से अपनी फैक्ट्री जाने लगे। रुक्मणी देवी कोठी के अंदर खामोशी से सारा दिन फिरती रहती। उन्हें याद आता बहू और बेटे, चाहे अच्छे थे या बुरे, मगर बुढ़ापे के इस समय में कम से कम उनके काम उनके साथ तो होते थे। घर में चहल पहल तो लगी रहती थी। उन्हें अपने पोते और पोतियां बहुत याद आते थे। बेटे और बहुएं ना सही, मगर पोते पोतियां उनका बहुत ख्याल रखते थे। उस शाम राकेश जी के दफ्तर से आने में कभी कुछ समय बाकी था, जब रुक्मणी देवी एक पुराना फोटो लेकर बाहर लॉन में बैठी थी। नौकर उनके सामने चाय की प्याली रखकर अंदर जा चुका था। वो अपनी सोच में गुम थी, जब उन्हें अचानक अजीब से शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये घर के ठीक सामने अनिल के से उठने वाली आवाज़ें थीं। रुक्मणी देवी का दिल घबरा कर रह गया। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और घुटनों के दर्द के बाद भी तेजी से चलते हुए दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने बाहर जाकर, उनका शक सही था। शोर और हंगामे की आवाज़ें अनिल के घर से ही आ रही थीं। उसकी पत्नी आकांक्षा के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। दरवाज़ा खुला और अनिल हाथ में कुछ उठाए भागा जा रहा था। रुक्मणी देवी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अनिल ने अपने बड़े बेटे को गोद में उठा रखा था, जो 6 साल का था। रुक्मणी देवी को अपने इस पोते अर्पित से बहुत प्यार था, मगर जिस तरह उसकी गर्दन ढलकी हुई थी और चेहरे की रंगत पीली थी, रुक्मणी देवी के दिल को कुछ होने लगा। अनिल के पास गाड़ी तो थी नहीं। उसके पीछे पीछे आकांक्षा भी बाहर निकली। रास्ते से जाते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर अनिल रिक्शे में बैठा। उसकी पत्नी आकांक्षा भी बैठना चाहती थी, लेकिन अनिल ने झुंझलाकर कहा, घर वापस जाओ और देखो, जितनी चीजें बिक सकती हैं सब निकाल कर बाहर रखो। मुझे लगता है कि इस बार अर्पित के इलाज में ज्यादा पैसे खर्च होंगे। रिक्शा रुक्मणी देवी की कोठी से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए उनके कानों तक अनिल की आवाज आ गई। आकांक्षा उल्टे कदमों घर में भागी थी। उसने रुक्मणी देवी को कोठी के गेट पर खड़ा देख लिया था, मगर उसने कोई बात नहीं की। रुक्मणी देवी यूं ही दिल पर हाथ रखे खड़ी रही। रिक्शा अनिल को लेकर दूर चला गया, मगर रुक्मणी देवी अंदर आकर जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काटने लगी। क्या हुआ था अनिल के बेटे अर्पित को? अनिल उसे इतनी तेजी से अस्पताल क्यों लेकर गया और उन्हें आकांक्षा से कीमती चीजें निकालने के लिए क्यों कहा था? ये बात रह रहकर रुक्मणी देवी को परेशान किए जा रही थी। वो माँ थी, और दूसरा उनकी उम्र अधिक हो चुकी थी। इस उम्र में दिल वैसे ही नरम पड़ जाते हैं। उनकी आंखें भी बार बार भीग जाती थीं। वो भूल गईं कि 2 बार उनके बेटों और बहुओं ने उनके साथ क्या व्यवहार किया है। राकेश जी आए तो रुक्मणी देवी ने परेशानी से उन्हें भी ये बताया। वो चुप से हो गए। ये उनके अपने घर की बात है। बच्चा सही है या बीमार है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरे सामने उनकी बात मत करो। उनका दिल पहले ही कमजोर हो चुका था। उन्होंने रुक्मणी देवी को थोड़ा सा डांट दिया, मगर रुक्मणी देवी के दिल को किसी तरह चैन नहीं आ रहा था। वो बार बार दरवाजा खोलकर बाहर झांकती। सामने वाले घर में 1-2 लाइट जल रही थी। शायद बिजली के बिल के कारण अब वो लाइट भी कम ही जलाया करते थे। अभी तक अनिल की वापसी का कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं रात कितने बजे अनिल थका हारा अस्पताल से वापस आया। उसने गोद में अर्पित को ऐसे उठा रखा था जैसे वो बेजान सा हो। रुक्मणी देवी ने फैसला कर लिया कि वो सुबह ही वो अनिल के घर जाकर पता करेंगी कि आखिर उनके पोते को क्या हुआ है। उन्होंने राकेश जी से बिल्कुल इस बारे में बात नहीं की। सुबह जब वो अपने ऑफिस चले गए तो रुक्मणी देवी खामोशी से उठी और सामने वाले घर जा पहुंची। दरवाजा खुला तो वो अंदर चली गई। अंदर अजीब सा उदासी भरा माहौल था। सामने ही बेड पर बैठी हुई आकांक्षा आंसू बहा रही थी। अब क्या करेंगे हम अनिल? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मुझे पता ही नहीं चला, और मेरे बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया। ये सरकारी अस्पताल वाले गवर्नमेंट से इतना पैसा लेते हैं, लेकिन क्या मुफ्त में इलाज नहीं कर सकते? जब तक वहाँ इलाज के लिए मेरे बेटे का नंबर आएगा, तब तक तो ये वैसे ही मर जाएगा। आकांक्षा फूट फूट कर रोने लगी थी। खुद अनिल भी दीवार से टेक लगाए अपना सर पकड़े बैठा था। रुक्मणी देवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ है अर्पित को? कहाँ लेकर गए थे तुम उसे? कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो? रुक्मणी देवी के पूछने पर अनिल और आकांक्षा दोनों एक साथ चौंके। माँ को देखते ही अनिल के माथे पर बल पड़ गए। वो फौरन उठा और जाने लगा, मगर रुक्मणी देवी ने इसको पकड़कर रोक लिया। बैठो अनिल और बताओ मुझे कि ये सब क्या हो रहा है। रुक्मणी देवी ने उसे बेड पर बिठा दिया था। आपको क्या फर्क पड़ता है माँ? आप लोग तो सिर्फ अपनी दौलत और जायदाद को सीने से लगाकर बैठे रहें।
माँ बाप सारी जिंदगी बच्चों की परेशानियां दूर करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो कसम खा ली है, नाक बनकर बैठ गए हैं फैक्ट्री और इस कोठी पर। मेरे मासूम बच्चे को डॉक्टरों ने किडनी की समस्या बताई है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। नौकरी मैं पहले ही छोड़ चुका था, पिताजी के ऑफिस में काम करता था, लेकिन पिताजी ने वहां से भी धक्के मारकर निकाल दिया है। सरकारी अस्पताल लेकर गया था अर्पित को, लेकिन वहां डायलिसिस वाली मशीन पर इतनी लंबी लाइन है कि अर्पित का नंबर आते आते कई दिन लगेंगे। प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर इतनी ज़्यादा फीस मांग रहे हैं कि मैं अपना ये पूरा घर भी बेच लूं, तब भी उसकी 1-2 बार की फीस ही दे पाऊंगा। मैं अपने सामने अपने बच्चे को मरता हुआ देखूंगा, लेकिन आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। आप और पिताजी ब्रांडेड कपड़े पहने और लोगों को गर्व से बताएं कि आप एक कोठी और फैक्ट्री के मालिक हैं। अनिल गुस्से में कहता हुआ चला गया था। रुक्मणी देवी के दिल को कुछ हुआ था। आकांक्षा भी नफरत से उठकर अंदर चली गई थी। शायद अर्पित के रोने की आवाज़ आई थी। अनिल घर से बाहर चला गया तो रुक्मणी देवी धीरे धीरे चलती हुई अनिल के कमरे तक आई, जहां अर्पित लेटा था। कमरे में बेड के अलावा और कोई चीज़ नहीं बची थी। इस पर लाचार और कमज़ोर सा लेटा अर्पित नजर आ रहा था। रुक्मणी देवी को हैरस्ती हुई। कुछ दिन पहले तक उनके घर पर तो वो अच्छा खासा खेला करता था, अब अचानक से वो इतना बीमार कैसे हो गया। मगर रुक्मणी देवी का दिल किसी ने हाथों में ले लिया था। उन्हें अपनी अलमारी में रखी हुई नोटों की गड्डियां याद आईं, जिनका ना तो कोई इस्तेमाल था ना ही कोई काम, और उनके बच्चे यहाँ इस तरह गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। वह धीरे से घर से निकलकर वापस कोठी में आ गई। पूरा दिन उन्हें कोठी की कोई चीज़ अच्छी न लगी। शाम में राकेश जी आए तो उन्हें रुक्मणी देवी बहुत बेचैन लगी। क्या बात है, तुम कोई बात करना चाहती हो? राकेश जी ने उनसे पूछा तो रुक्मणी देवी फट पड़ी। माना कि अनिल से गलती हो गई थी, दूसरे बच्चे भी कुछ ज़्यादा लालच रखते हैं, लेकिन इसका कारण ये है कि उनकी परवरिश करते समय आप यहाँ पर नहीं थे। ऐसे में आपको उनकी इन चीज़ों को अनदेखा करना चाहिए। वैसे भी हम दोनों बूढ़े हैं, इतनी दौलत और जायदाद का क्या करेंगे? आप उन्हें घर क्यों नहीं बुला लेते? अर्पित की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी किडनी सही काम नहीं कर रही है, उसे इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, और अनिल के पास कोई नौकरी भी नहीं है। छोटे दोनों भी बेरोजगार चल रहे हैं। रुक्मणी देवी की बात पर राकेश जी ने एक ठंडी सांस ली। पहले भी तुम ही उन्हें घर लाई थी, और अब फिर तुम उनकी सिफारिश कर रही हो। वो यहाँ आने के बाद फिर से वही सब करेंगे। उनका स्वभाव नहीं बदल सकता, राकेश जी गंभीरता से कह रहे थे। मगर रुक्मणी देवी ने हाथ उठाकर उनकी बात काट दी। फिलहाल वो लोग मुसीबत में हैं और उनका साथ देना ज़रूरी है। मैं जा रही हूँ उन्हें बुलवाने, और अब की बार आप अनिल को ऑफिस से नहीं निकालेंगे और अर्पित के इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं खुद उन्हें वापस भेज दूंगी। रुक्मणी देवी की बात पर राकेश जी झुलाकर रह गए थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रुक्मणी देवी फौरन अनिल के घर गईं। चलो जल्दी से तुम लोग कोठी चलो, तुम्हारे पिताजी मान गए हैं, अर्पित के इलाज का सारा खर्चा वो उठाएंगे। अनिल भी उनके ऑफिस जाया करेगा और जितेंद्र श्याम भी वहीं करेंगे। रुक्मणी देवी ने कहा, मगर वहाँ खामोशी छाई रही। जाना तो वो लोग चाहते थे मगर दिखा नहीं रहे थे। लेकिन आखिर आधे घंटे तक रुक्मणी देवी से मिन्नतें करवाने के बाद आखिर अनिल ने यूँ दिखाया जैसे वो ज़बरदस्ती कोठी जा रहा है, मगर सामान तो उन्होंने खोल कर रखा ही नहीं था। जल्दी जल्दी उन्होंने अपने बंद सूटकेस उठाए और दोबारा से कोठी आग धमके। कोठी में आते ही उन्हें यूँ लगा जैसे किसी पिंजरे से आज़ादी मिल गई है। राकेश जी वापस आए तो बड़े नपे तुले अंदाज में बच्चों से मिले। उन्होंने ना अपनी नाराज़गी दिखाई और ना ही ज़्यादा अपनापन। उनके लड़के आराम से कोठी में फिर रहे थे। उन्हें पता था उन्हें रुक्मणी देवी लेकर आई हैं तो राकेश जी कुछ नहीं कर सकते। अनिल ने अगले दिन ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। श्याम और जितेंद्र दोनों भी ऑफिस जाने लगे। कोठी के कामकाज फिर से पहले जैसे होने लगे। राकेश जी भी दफ्तर जाते, मगर खराब तबीयत के कारण अक्सर जल्दी वापस आ जाया करते थे। उस दिन रुक्मणी देवी नाश्ता करके उठी तो उनके घुटनों में कुछ ज़्यादा ही दर्द था। मैं ज़रा धूप में कुछ देर बैठ लेती हूँ, उन्होंने बड़ी बहू से कहा। किचन का सारा काम अब वही संभालती थी। रुक्मणी देवी को खुद में इतनी हिम्मत महसूस नहीं होती थी। श्याम की पत्नी रितिका एक बार फिर वापस आ चुकी थी। रुक्मणी देवी ने खामोशी से घर का सारा काम उनके हवाले करके खुद को पूजा पाठ तक सीमित कर लिया था। अर्पित का इलाज जारी था। वो दिन रात उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं करती रहती थीं। धूप में बैठे बैठे उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी तो वो उठकर अंदर चली आईं। वो लोग ब्लड प्रेशर की मरीज थीं। जब तक दवा ना खा लेती उन्हें आराम नहीं आता था, इसलिए उन्होंने जल्दी से गोली निकाल कर खा ली। दिन तो किसी न किसी तरह निकल गया, मगर शाम होते ही उनकी तबीयत एक बार फिर ख़राब होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक 2 दिन से इतनी ज़्यादा तबीयत क्यों ख़राब रहने लगी है। जब जितेंद्र घर आया तो उन्होंने उसे आवाज़ देकर बुलाया कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना। जितेंद्र, मुझे यूँ लग रहा है जैसे सुबह से कुछ ज़्यादा ही बीपी लो हो रहा है। मोबाइल जेब में रखते हुए जितेंद्र अंदर आया और बिजी से अंदाज में उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। जी माँ, थोड़ा ज़्यादा लो है, मगर ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। सामान समेट कर रखते ही वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया था। रुक्मणी देवी का दिल घबरा रहा था। वो खामोशी से लेट गईं। आज उन्होंने खाना भी नहीं खाया था।
राकेश जी परेशान हुए। उन्होंने 2-3 बार उनकी तबीयत का पूछा, मगर रुक्मिणी देवी सिर्फ सोना चाह रही थी। राकेश जी उठकर इधर उधर चले गए। सर्दी की रातें थीं, घर में सन्नाटा सा छा गया। रुक्मिणी देवी की आंख लगी अभी 5 मिनट ही हुए थे कि वो अचानक घबराकर उठ बैठी। राकेश जी, उन्होंने आवाज लगाई, मगर राकेश जी शायद बाहर चले गए थे। उनकी आवाज सुनकर आकांक्षा कमरे में आई। क्या बात है माँ जी, क्यों आवाजें दे रही हैं? उसने पूछा तो रुक्मिणी देवी बोली, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करके मुझे गोली दे दो ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। रुक्मिणी देवी ने कहा तो आकांक्षा कुछ पल तक तो उन्हें देखती रही और फिर आगे बढ़कर उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगी। क्या लो हो रहा है? रुक्मिणी देवी ने सवाल किया। आकांक्षा मुस्कुराई, नहीं माँ जी, आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है। मैं आपको दवा दे देती हूँ। ब्लड प्रेशर की मशीन समेट कर रखते ही आकांक्षा उठी, उनकी दवाइयों में से एक गोली निकाल कर ले आई। कमरे में थोड़ा अंधेरा था। रुक्मिणी देवी ने गोली देखने की कोशिश की, लेकिन उनका सर घूम रहा था। चक्कर इतना ज्यादा आ रहा था कि जल्दी ही से उन्होंने गोली खाई और पानी के 2 घूंट पीकर लेट गईं। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए गिलास उनके हाथ से ले लिया। सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके अंदाज कुछ अजीब सा था। रुक्मिणी देवी करवट बदल कर लेट गईं, ये जाने बगैर कि वो इस नींद से कभी नहीं जागेंगी। उनका ब्लड प्रेशर लो था, मगर आकांक्षा ने जानबूझकर उन्हें गलत दवा दे दी थी। राकेश जी काफी देर बाद वापस आए। जब वो आए तो रुक्मिणी देवी बेखबर सो रही थी। राकेश जी ने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक न समझा। वो अपनी साइड पर करवट लेकर सो गए। सुबह जब वो उठे तो रुक्मिणी देवी अभी तक सो रही थीं। क्या बात है, आज उठोगी नहीं? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? वो चिंतित होकर आगे बढ़े। उन्होंने रुक्मिणी देवी के माथे पर हाथ रख और अगले ही पल अपना हाथ खींच लिया। रुक्मिणी देवी का माथा बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। राकेश जी ने घबरा कर उनका कंधा हिलाया, मगर रुक्मिणी देवी का रात के किसी समय देहांत हो चुका था। वहां पर सिर्फ उनका बेजान शरीर रखा था। राकेश जी का दिल एकदम धड़कना भूल गया। वो वहीं बेड के किनारे पकड़कर बैठते चले गए। उनके गले से घुटी घुटी सी चीख निकली। नौकर ने उन्हें नीचे बैठते हुए देख लिया था। उसने जल्दी से जाकर उनके बेटे और बहुओं को बता दिया था। आंखें मलते हुए सभी अपने अपने कमरों से निकलकर राकेश जी के कमरे में जमा हो रहे थे, जहां राकेश जी किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे और रुक्मिणी देवी की बेजान लाश को सीने से लगाए थे। आकांक्षा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार काम हो ही गया। किसी को शक भी न हुआ था कि रात में आकांक्षा ने दवाई बदल कर दी थी। सब यही सोच रहे थे कि रात ब्लड प्रेशर ज्यादा लो होने के कारण रुक्मिणी देवी की जान चली गई। राकेश जी के लिए सदमा बहुत ज्यादा था। उसने उनसे ये सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके सुख दुख की साथी अकेली वही तो थी। बच्चों से तो उन्हें अब कोई उम्मीद न रही थी। अर्थी तैयार की जा चुकी थी। जिस समय रुक्मिणी देवी की अर्थी उठी, उनकी लंदन वाली बेटी भी पहुंच गई। वो सालों से बाहर ही रहती थी और इंडिया कम ही आती थी। अभी वो आई तो माँ की अर्थी पर वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ पल उसके सामने रुकने के बाद अर्थी फिर उठा ली गई। घर में पहली मौत हर किसी को महसूस हो रही थी। राकेश जी के गले लगकर उनकी बेटी कनिका फूट फूट कर रोती रही। राकेश जी उसे धीरज रखने को कहते रहे। अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद रुक्मिणी देवी के देहांत को 15 दिन भी गुजर गए। जिंदगी अपनी रूटीन पर आने लगी। उनके बच्चे भी उठते बैठते मुस्कुराने लगे, लेकिन सिर्फ राकेश जी थे जिनका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। लेकिन एक बात थी, उन्हें अपने बच्चों में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। उस दिन भी वो लंच करने के लिए खामोशी से बैठे थे, जब उन्हें अंदर कमरों से में अजीब सा शोर सुनाई दिया। यह आकांक्षा की आवाज थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सारी उम्र तो तुम लंदन में रही हो, वही तुम्हारा अपना घर है। माँ जी के गहनों पर सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने ही उनकी आखिरी समय में सेवा की है। घर की बड़ी बहू मैं हूँ और माँ जी ने अपनी जिंदगी में ये गहने मुझे दे दिए थे। वो चिल्लाते हुए कह रही थी। राकेश जी चौंके। जवाब में उनकी बेटी कनिका कह रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ ने ये गहने बहुत चाव से बनवाए थे और फोन पर उन्होंने मुझे कहा था कि उनके मरने के बाद ये सब मैं रखूंगी। आप ये सब कैसे रख सकती हैं? राकेश जी बेचैन से होने लगे। उन्हें याद आया रुक्मिणी देवी के पास सोने के अच्छे खासे गहने थे, लेकिन उन्होंने तो कभी वो गहने किसी को न दिए थे। वह भाभी बड़े आराम से सारा कुछ कब्जा करके बैठ गई हो। किसने कहा आपको कि ये गहने माँ जी ने आपके लिए हवाले किए थे? मैंने खुद देखा था। उस दिन आप ये सारे गहने उनकी अलमारी में से निकाल कर यहाँ कल ला रही थी। खुद ही आपने ये मान लिया कि इन गहनों पर केवल आपका अधिकार है। माँ जी की बहुएं तो हम दोनों भी हैं, हमें भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। छोटी बहू लपक कर आगे बढ़ी थी। आकांक्षा को बहुत तेज गुस्सा आया। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, भूल क्यों रहे हो? इस कोठी में हम लोग वापस सिर्फ मेरे बेटे के कारण आए हैं। अगर उसकी तबीयत की खबर नहीं फैलती तो कभी माँ और पिताजी हमें इस कोठी में घुसने ना देते और तुम लोग अभी तक वहीं उस छोटे से मकान में सड़ रहे होते। वैसे भी अब माँ जी के जाने के बाद इस घर की बड़ी मैं ही हूँ। ये गहने तो मेरे पास ही रहेंगे। आकांक्षा की आवाज में गुस्सा उभरने लगा था, मगर सामने भी चुप होने को कोई तैयार न था। कनिका, जितेंद्र और श्याम दोनों ही पत्नियां भी चढ़ कर गहनों में
अपना हिस्सा लेने पर तुली हुई थी। घर में कोई मछली मंडी की तरह लगने लगा था। राकेश जी अपना सर पकड़े बैठे थे। आखिर उनके बच्चों का लालच कब खत्म होगा। आखिरकार थक हार कर वो अपनी जगह से उठे और बड़ी मुश्किल से चलते हुए अंदर कमरे तक आए। अंदर औरतों का ये हाल था कि एक दूसरे का मुंह नोचने को तैयार थीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम सबने? राकेश जी ने आवाज लगाई तो सभी एक पल के लिए खामोशी से छा गई, मगर उनके स्वर में थकावट साफ पता चल रही थी। उनकी नजर गहनों के डब्बों पर पड़ी जो सामने खुले हुए पड़े थे। सच में वो काफी कीमती गहने थे। जभी तो वो सब आपस में झगड़ रही थी। कनिका, तुम चुप करके वापस लंदन चली जाओ। इन कहने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये इन तीनों को आपस में बांट लेने दो। तुम्हें तुम्हारी शादी पर बहुत कुछ दिया था, अब जाकर अपने पति से फरमाइशें करो। राकेश जी ने थकावट भरे अंदाज में कहा और कमरे में से पलटने लगे। लेकिन कनिका तड़प कर आगे बढ़ी। वाह वाह, एक पल में ही बेटी को पराया कर दिया। आपको ये लालच है ना कि ये बहुएं आपकी सेवा करेंगी, कपड़े धोकर देंगी, खाना बनाकर देंगी, लेकिन याद रखिएगा मेरी बात, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये भी आपको निकाल कर रोड पर खड़ा कर देंगी। मेरा अधिकार छीनकर आप लोग सुकून से जी नहीं सकेंगे। वो ना जाने और भी क्या क्या, क्या कुछ कह रही थी, मगर राकेश जी थक चुके थे। वो अपने बच्चों के लालच से लड़ नहीं सकते थे। खामोशी से वो अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कनिका काफी देर चिल्लाती रही और फिर अपने कमरे में जाकर धड़ाधड़ पैकिंग करने लगी। शाम तक वो कोठी से जा चुकी थी। एक दिन बाद उसकी फ्लाइट थी। राकेश जी को पता था कि अब ये दिन वो अपनी किसी दोस्त के घर गुजारेगी या किसी रिश्तेदार के घर, मगर घर वापस नहीं आएगी। आकांक्षा समेत दोनों बहुएं मुस्कुरा रही थीं। चलो एक कांटा जो निकला, जैसे तैसे करके उन्होंने आपस में गहनों की बांट कर ही ली थी। आकांक्षा बहुत खुश थी। बैठे बैठाए इतने कीमती गहने उसके हाथ आ गए थे और अब तो राकेश जी भी ज्यादा नहीं बोलते थे। सारी अकड़ खाक में मिल गई थी। अब देखती हूँ कौन मुझे और अनिल को इस कारोबार से बाहर निकालता है। राकेश जी के झुके कंधों को देखते हुए आकांक्षा दिल ही दिल में बड़बड़ा रही थी। कुछ दिन गुजरे तो राकेश जी ने खुद को संभाल लिया। न जाने कितने दिन हुए थे उन्होंने मंदिर जाकर दर्शन भी नहीं किए थे। उन्होंने सोचा आज मंदिर जरूर जाएंगे। वो जल्दी से उठे, अलमारी खोली, कपड़े निकालने के लिए उनका हाथ बढ़ा, मगर वह हाथ वहीं रुक गया। अलमारी में एक भी जोड़ा इस्त्री नहीं था। वो हैरान होकर पलटे। उन्होंने नौकरानी को आवाज लगाई, क्या बात है, मेरा एक भी जोड़ा इस्त्री नहीं हुआ है? तुम्हें पता तो है कि मैं रोजाना कपड़े बदलता हूँ, जल्दी से जाओ और मेरा कोई जोड़ा इस्त्री करके लाओ, मुझे मंदिर जाना है, राकेश जी ने कहा था। काम वाली बेबसी से पीछे देखने लगी। जी, वो आकांक्षा मैडम ने मना किया है, घर के बाकी काम ही इतने होते हैं, अपने आपके कामों का समय नहीं निकलता। उन्होंने कहा था कि अब आप अपने कपड़े खुद ही इस्त्री कर लिया करेंगे, कामवाली ने कहा और जल्दी से पलट गई। राकेश जी हैरान रह गए। उनके माथे पर बल से पड़ने लगे, मगर अभी उनके पास बहस का समय नहीं था। उन्होंने खामोशी से अपने तय किए हुए कपड़ों में से एक कुर्ता निकाला और इस्त्री करने लगे। उल्टी सीधी इस्त्री करके उन्होंने कपड़े पहन तो लिए, मगर उन्हें पता चल गया था कि अब उनके साथ घर में यही व्यवहार होने वाला है। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, खामोशी से अपने काम खुद ही कर लिया करेंगे। मंदिर से वापस लौटकर कोठी के खुले दरवाजे से अंदर आते हुए उन्होंने अपनी रफ्तार धीमी कर ली थी। अरे वाह यार, बैठे बिठाए जिंदगी इतनी अच्छी हो गई है कि विश्वास नहीं आ रहा। यह अर्पित की बीमारी वाला बहाना तो खूब काम कर गया। हम वापस इस कोठी में आ गए, वरना मुझे तो लगता था इस बार पिताजी हमें आने ही नहीं देंगे। अनिल हंसते हुए कह रहा था। पीछे से आकांक्षा और उसकी दोनों छोटी देवरानियां भी हंस रही थीं। मुझे तो हैरत होती है कि माँ और पिताजी ने ना कोई रिपोर्ट देखी और ना ही किसी डॉक्टर से बात की, बस हमारी बातों पर विश्वास कर लिया कि अर्पित की किडनी खराब है और इलाज के लिए लाखों रुपए भी हमारे हाथों में देते रहे, और तो और हमें कोठी में वापस लिया और आपको कारोबार चलाने की अनुमति भी दे दी। आकांक्षा हंसते हुए कह रही थी। राकेश जी के पैर जमीन में गड़ से गए। उनका दिल चाहा वो फूट फूट कर रोएं। बच्चों ने एक बार फिर उन्हें धोखा दिया था। टुकड़े टुकड़े होते दिल को संभाल कर वो आगे बढ़ने लगे थे कि अचानक उनके कानों में फिर से अनिल की आवाज आई, बस अब ये कारोबार और घर हमारा ही है। जितेंद्र और श्याम, तुम दोनों भी अपना कोई बंदोबस्त कर ही लो। इस घर में मेरे बेटे के नाम पर आए थे ना, तो अब हम लोग ही यहाँ रहेंगे। अच्छा यही है कि तुम लोग पिताजी से कहकर कुछ पैसे लेकर अलग घर बना लो। अनिल आराम से कह रहा था। जितेंद्र और श्याम एकदम भड़क उठे। क्यों, हमारे इस घर में कोई हिस्सा नहीं है क्या? हम भी यहीं रहेंगे, आप हमें क्यों निकाल रहे हैं? जितेंद्र ने कहा। अनिल हंस दिया। कारोबार अब लगभग मेरे हाथ में है, पिताजी मुझ पर भरोसा करते हैं, देखना वो मुझे नहीं निकालेंगे। लेकिन जब मैं उनसे कहूंगा कि तुम दोनों का कारोबार से अलग कर दिया जाए तो वो जरूर कर देंगे। मुझे बहाना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अनिल शातिर से अंदाज में बोल रहा था। माहौल में खामोशी से छा गई और तभी श्याम की पत्नी रितिका बोली, और अगर मैं पिताजी को बता दूं कि उस रात आपकी पत्नी ने गलत दवाई देकर माँ जी को कत्ल किया है, तो आप फिर आप दोनों का क्या होगा? उसकी आवाज थी या जैसे कोई बम जो पूरे माहौल में फूटा था। अंदर तो सन्नाटा ही छा गया, मगर खुद राकेश जी भी अपना दिल पकड़े जमीन पर बैठते चले गए।
अंदर आकांक्षा घबराई हुई आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिल खुद सख्ते में आ गया था। ये सब क्या है आकांक्षा? क्या वाकई तुमने मेरी माँ को गलत दवाई दी थी? अनिल पूछ रहा था। आकांक्षा सफाई देने लगी। कमरे में अंधेरा था, मैंने दवाई देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला वो कौन सी दवाई थी। शब्द टूट टूट कर उसके होठों से निकल रहे थे। राकेश जी का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दें। उनके बच्चों ने आखिरी सीमा भी पार कर ली थी। अंदर एक नया तमाशा लग चुका था। न जाने कितनी देर गुजर गई। अनिल और आकांक्षा आपस में बुरी तरह से झगड़ रहे थे। राकेश जी धीरे से उठे और लाउंज में आ गए। सभी उन्हें देखकर चौंक गए। मैंने सब सुन लिया है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम लोगों को यहाँ से निकालूं, निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा कभी अपनी सूरत न दिखाना, राकेश जी दरवाजे की तरफ इशारा करके कह रहे थे। अनिल ने बेबसी से आकांक्षा की ओर देखा। अच्छा भला बना बनाया खेल इस औरत ने बिगाड़ दिया था। वो जानता था कि अगर ना गया तो बाप पुलिस को बुलाने में कोई देर नहीं करेगा। कत्ल का अपराध साबित हो जाता तो आकांक्षा को जेल जाना पड़ता। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खत्म हो चुकी थी। एक बार फिर मायूस अंदाज में सर झुकाए तीनों बेटे राकेश जी के घर अंदर से निकल चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार राकेश जी अपनी कोठी में अकेले रह गए थे। रुक्मणी देवी भी उनके पास न थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो सारी दौलत और जायदाद को अनाथ आश्रम के नाम कर देंगे, जिसके कारण उन्हें इतने दुख देखने पड़ रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।